हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए फर्स्ट ईयर के भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम डेविस के अपवर्तन चक्र के बारे में पढ़ रहे थे और आज के वीडियो में हम पेंग के अपवर्तन चक्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, हमने इससे पहले डेविस का अपवर्तन चक्र पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था कि डेविस ने बताया था कि किसी भी स्थलाकृति की जो विकास का जो प्रक्रम है, विकास की जो प्रक्रिया है, वो 3 चरणों से गुजरती है। पहला है संरचना, दूसरी प्रक्रम और अवस्था। ठीक है, डेविस ने बताया था कि किसी भी जो स्थलाकृति है उस स्थलाकृति का निर्माण भूगर्भ के नीचे जो अंतर्जात जो बल है, अंतर्जात बल के द्वारा, तनाव और संपीड़न के द्वारा जब बल लगता है तो पृथ्वी के ऊपर जो स्थलाकृति है उनकी रचना होती है और फिर अपवर्तन के जो साधन है जैसे हवा, हिमानी, वायु, जल, इनके द्वारा स्थलाकृति को अपवर्तित करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है और अपवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब अंतर्जात जो बल है उनका कार्य होता है पृथ्वी के धरातल के ऊपर संरचनाओं का निर्माण करना और बहिर्जात बल का कार्य होता है उन असमानताओं को समतल करना। ठीक है, ये इस प्रकार से 3 अवस्थाएं, 3 जो प्रक्रिया, 3 जो संरचना है उसने बताई थी, पर संरचना, प्रक्रम और अवस्था। ठीक है, और डेविस ने ये भी बताया था कि ये जो अपवर्तन की जो प्रक्रिया है उसकी 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था उन्होंने बताई थी प्रौढ़ावस्था, पहली थी इसकी युवावस्था, दूसरी थी प्रौढ़ावस्था और तीसरी थी वृद्धावस्था। ठीक है, उन्होंने किसी भी स्थलाकृति के विकास की, स्थलाकृति के निर्माण की 3 अवस्थाएं बताई, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। युवावस्था में किसी भी स्थलाकृति का निर्माण होता है, फिर उसका विकास होता है और फिर उस अंत में उसकी समाप्ति हो जाती है। ठीक है, फिर उन्होंने सबसे बड़ी बात ये बताई थी कि जो अपवर्तन और जो निर्माण है, ठीक है, मतलब उत्थान और अपवर्तन, उन्होंने बताया था कि किसी भी स्थलाकृति का उत्थान होने के बाद, जब कोई भी स्थलाकृति का निर्माण हो रहा है या फिर उसका उत्थान हो रहा है तो उस स्थलाकृति के उत्थान होने की प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद अपवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, ये बताया था डेविस ने। और आज हम पढ़ेंगे पेंग के बारे में। तो पेंग ने इस विचारधारा का पेंग ने आलोचना की है। पेंग की यह जो विचार है कि उत्थान की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अपवर्तन शुरू होता है, इस विचार का उन्होंने पूरी तरीके से विरोध किया है। और पेंग ने बताया है कि अपवर्तन की जो प्रक्रिया है उत्थान की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद शुरू नहीं होता है, बल्कि उत्थान होने के साथ ही अपवर्तन शुरू हो जाता है। मतलब उत्थान और जो अपवर्तन है दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। उत्थान और अपवर्तन दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। पेंग ने बताया था कि किसी भी स्थलाकृति का निर्माण होने के बाद अपवर्तन शुरू नहीं होता है, बल्कि उत्थान की प्रक्रिया के साथ ही अपवर्तन शुरू हो जाता है। ठीक है, ये इनकी दोनों की जो विचारधारा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण अंतर ये है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पेंग के बारे में पढ़ते हैं। पेंग ने क्या बताया है अपवर्तन चक्र के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि पेंग ने अपने अपवर्तन चक्र में बताया है कि उत्थान और अपवर्तन दोनों साथ साथ, अपवर्तन की जो प्रक्रिया है दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों साथ साथ। मतलब जैसे ही उत्थान होता है, उत्थान होने के साथ ही किसी भी स्थलाकृति का अपवर्तन शुरू हो जाता है। बल्कि डेविस ने बताया था कि उत्थान की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अपवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, तो ये पेंग ने भी फिर उसके आगे बताया कि पेंग ने भी जो उसके किसी भी स्थलाकृति के निर्माण की 3 अवस्थाएं बताई हैं। पहले उन्होंने जो अवस्था बताई है वो है आफस्ती जिंडे, दूसरी है ग्लिक फॉर्मिंग, ठीक है, और तीसरी जो अवस्था है वो है, तीसरी अवस्था है आवस्थी जिंडे।
जैसे डेविस ने संरचना, प्रक्रम और अवस्था बताई थी, जिस प्रकार से उसने पेंक ने आवस्थी झंडे, ग्लिक फार्मिंग और आवस्थी झंडे 3 प्रक्रिया बताई है। ठीक है, उन्होंने पहली जो अवस्था उसमें उसने पेंक ने बताया है कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो उत्थान और जो अपर्दन है वो दोनों इसमें साथ साथ चलते हैं, बल्कि स्थलाकृति का तेजी के साथ उत्थान होता है। मतलब इसमें उत्थान ज़्यादा प्रमुख होता है, इसमें उत्थान तेजी के साथ उत्थान होता है, तेजी के साथ उत्थान। ठीक है, फिर उन्होंने अगले जो उनकी ग्लिक फार्मिंग जो अवस्था है उसमें उसने बताया है, उसमें पेंक ने बताया है कि दोनों एक समान गति से चलते हैं। मतलब उत्थान और अपर्दन है दोनों एक समान गति से, एक समान गति से चलते हैं। ठीक है, और इसकी जो तीसरी अवस्था है आवस्थी झंडे, इसमें बताया है कि इसमें उत्थान की दर घट जाती है, उत्थान की दर घट जाती है। ठीक है, इन्होंने इनकी जो पहली अवस्था है आवस्थी झंडे में बताया कि उत्थान तेजी से होता है। जैसे मान लीजिए कोई स्थलाकृति है, इसमें किसी भी स्थलाकृति का उत्थान हो रहा है। ठीक है, जिसमें ये पहली अवस्था है जिसमें उत्थान तेजी से होता है। उसके बाद दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलती है, इसमें उत्थान भी होता है और इसमें अपर्दन भी शुरू हो जाता है। ठीक है, और तीसरी जो अवस्था है जिसमें उत्थान की दर घट जाती है, इसमें केवल अपर्दन होता है, इसमें उत्थान की प्रक्रिया इसमें समाप्त हो जाती है और केवल अपर्दन की प्रक्रिया चालू रहती है। ये इसने 3 अवस्थाएं बताई थी। उसके बाद पेंक ने भूखंड के उत्थान के साथ ही अपर्दन को सक्रिय माना है। कुछ समय बाद उत्थान समाप्त हो जाता है परंतु अपर्दन जारी रहता है। ठीक है, फिर पेंक ने इस प्रारंभिक इकाई को उत्थान की प्रारंभिक इकाई है, उस प्रारंभिक इकाई को प्रामाफास्ट माना है। उत्थान की प्रारंभिक इकाई को क्या बताया है? प्रामाफास्ट। ठीक है, और जो अंतिम जो प्रक्रिया है, अंतिम इकाई को इन्होंने बताया है इंड्रम्फ। ठीक है, उन्होंने जो उत्थान की जो प्रारंभिक इकाई है उसको उन्होंने बताया प्रामाफास्ट, और जो अंतिम इकाई है उत्थान की उसको बताया है, ये 2 शब्द इंपॉर्टेंट, इनको आपको याद रखने हैं। अंतिम जो इकाई है उसको बताया है इंड्रफ्ट, ये 2 शब्दों से इन्होंने इंगित किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि पेंक ने भी जो अवस्थाएं बताई है वो तो 5 अवस्थाएं बताई है, बल्कि डेविस ने अवस्थाएं बताई थी 3 और पेंक ने बताई है 5 अवस्थाएं। तो आज हम उसके जो 5 अवस्थाएं हैं उनके बारे में देखते हैं कि पेंक ने कौन कौन सी 5 अवस्थाएं बताई हैं। पेंक की प्रथम अवस्था, स्थलाकृति के विकास निर्माण की प्रथम अवस्था। ठीक है, तो प्रथम अवस्था में पेंक ने उत्थान और अपर्दन दोनों सक्रिय होते हैं। इसमें बताया है कि उत्थान और अपर्दन दोनों सक्रिय। ठीक है, पेंक ने बताया कि प्रथम जो अवस्था है उस उत्थान की प्रथम अवस्था में उत्थान और अपर्दन दोनों सक्रिय रहते हैं और गहरी घाटी का निर्माण होता है, गहरी घाटियों का निर्माण होता है, गहरी घाटियों का निर्माण। ठीक है, फिर है द्वितीय अवस्था। ठीक है, फिर द्वितीय अवस्था में बताया है कि उत्थान और अपर्दन दोनों समान रूप से सक्रिय होते हैं। उत्थान और अपर्दन दोनों समान रूप से, उत्थान और अपर्दन दोनों समान रूप से सक्रिय, और घाटियाँ इसमें चौड़ी होती हैं। इसमें घाटियाँ गहरी होती है, इसमें घाटियाँ चौड़ी हो जाती है, घाटियाँ चौड़ी होती है। पहली अवस्था थी जिसमें उत्थान और अपर्दन दोनों सक्रिय रहते हैं, लेकिन उत्थान ज़्यादा होता है इसमें, लेकिन उत्थान ज़्यादा सक्रिय रहता है, उत्थान ज़्यादा। ठीक है,
और जो दूसरी जो अवस्था है उसमें उत्थान और अपर्दन दोनों समान रूप से सक्रिय रहते हैं। पहली अवस्था में उत्थान और अपर्दन दोनों सक्रिय रहते हैं, लेकिन उत्थान ज़्यादा सक्रिय रहता है, और दूसरी अवस्था में दोनों समान रूप से सक्रिय रहते हैं। इसमें घाटियाँ का निर्माण होता है, घाटियाँ गहरी होती हैं और दूसरी अवस्था में घाटियाँ चौड़ी हो जाती हैं। फिर है तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था, तो देखिए तृतीय अवस्था में क्या होता है, उत्थान और अपर्दन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा बन जाती है। उत्थान और अपर्दन में प्रतिस्पर्धा, ठीक है। मतलब उत्थान तो होता है अपर्दन से ज़्यादा और अपर्दन होता है उत्थान से ज़्यादा। मतलब तीसरी अवस्था में क्या होता है, उत्थान और अपर्दन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा स्थापित हो जाती है। उत्थान अपर्दन से ज़्यादा सक्रिय रहता है और अपर्दन उत्थान से ज़्यादा सक्रिय रहता है। फिर है चतुर्थ अवस्था। चतुर्थ अवस्था, तो चतुर्थ अवस्था में क्या होता है, उत्थान धीमा पड़ जाता है, उत्थान धीमा पड़ जाता है और अपर्दन जारी रहता है, अपर्दन जारी रहता है, ठीक है। चतुर्थ अवस्था में क्या होता है, उत्थान धीमा पड़ जाता है लेकिन अपर्दन जारी रहता है। उसके बाद है पंचम अवस्था। पंचम अवस्था, तो पंचम अवस्था में क्या होता है, अपर्दन भी क्षीण पड़ जाता है, अपर्दन भी धीमा पड़ जाता है, ठीक है। अपर्दन भी इसमें धीमा पड़ जाता है। ये 5 अवस्थाएं बताई है पेंक ने अपर्दन चक्र की 5 अवस्थाएं बताई है। पहली अवस्था है प्रथम अवस्था, जिसमें उत्थान और अपर्दन दोनों सक्रिय रहते हैं, लेकिन उत्थान ज़्यादा तीव्र गति से सक्रिय रहता है और गहरी घाटियों का निर्माण इसमें होता है। और दूसरी अवस्था में क्या होता है, उत्थान और अपर्दन दोनों समान रूप से सक्रिय रहते हैं। जितना अपर्दन होता है उतना ही उत्थान होता है, और घाटियों का जो पहले निर्माण हुआ था, घाटियाँ गहरी हुई थी और दूसरी अवस्था में घाटियाँ चौड़ी हो जाती है। और तीसरी अवस्था में क्या होता है, उत्थान और अपर्दन में आपस में प्रतिस्पर्धा बन जाती है। उत्थान है वो अपर्दन से ज़्यादा सक्रिय रहता है और जो अपर्दन है वो उत्थान से ज़्यादा सक्रिय रहता है। चौथी अवस्था में क्या होता है, उत्थान धीमा पड़ जाता है और अपर्दन जारी रहता है। और पंचम अवस्था में क्या होता है, अपर्दन भी धीमा पड़ जाता है। तो इनकी 5 अवस्थाओं को हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इसमें नीचे आएगा आपका समय और फिर है ऊंचाई। ठीक है, ये पहली अवस्था है, इसमें उत्थान सक्रिय रहता है, ठीक है। ये दूसरी अवस्था है, तीसरी, चौथी और ये 5वीं अवस्था है, ठीक है। ये इसका अपर्दन चक्र का ऊपरी कर्व है और ये है अपर्दन चक्र का निचला कर्व, ठीक है। इसमें क्या है, ये इसकी प्रथम अवस्था है। प्रथम अवस्था में क्या है, प्रथम अवस्था में हमने पढ़ा था कि अपर्दन और जो उत्थान है दोनों सक्रिय रहते हैं, लेकिन ज़्यादा सक्रिय कौन रहता है, उत्थान। पहली अवस्था है, इसमें उत्थान ज़्यादा सक्रिय है, इसमें केवल उत्थान हो रहा है लेकिन अपर्दन भी हो रहा है साथ में। ये दूसरी अवस्था है, द्वितीय अवस्था, इसमें दोनों समान रूप से सक्रिय रहते हैं, इसमें उत्थान भी होता है और अपर्दन भी होता है। यह है तृतीय अवस्था, इसमें दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा बन जाती है। ये इसकी चतुर्थ अवस्था है, जिसमें उत्थान धीमा पड़ जाता है और इसमें फिर बाद में अपर्दन भी कम हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये पेंक के अपर्दन की 5 अवस्थाएं उन्होंने बताई है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने पेंक के अपर्दन चक्र के बारे में भी पढ़ लिया है और हमने पढ़ा है कि जो डेविस हैं, डेविस और पेंक के जो अपर्दन चक्र है उसमें हमने सबसे बड़ी बात ये पढ़ी है कि डेविस ने तो बताया था कि अपर्दन उत्थान की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद शुरू होता है, और जबकि पेंक ने बताया था कि अपर्दन की जो प्रक्रिया है वो उत्थान के साथ ही शुरू हो जाती है। ये इन दोनों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने पेंक के जो अपर्दन चक्र उसके बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।